अच्छा कोई बात। चलिए, आप लोगों को जो कल पढ़ाया गया था वो पढ़ा आपने एक एक बार घर जाके? घर घर में तो सभी रहते हैं, मतलब फिर से। घुटने की बल चल रही है। जरूरी होता है घुटने के बल चलना? घुटने के बल चलते 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 मंजिल पा लेंगे। दौड़ के चलेंगे तो बहुत बार नहीं भी होता। और घुटने के बल चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। कि कोई दिक्कत नहीं है घुटने के बल चलने में। पर आप लोगों ने जो जो कल पढ़ाया गया था आप लोगों को टॉपिक, चलिए जी मैम। बोलती हूँ मैं, आप लोग मैसेज टाइप करेंगे और जल्दी जल्दी। चलिए, फर्स्ट है आप लोगों का सप्त धातु। सब धातु के नाम टाइप कर स्पीड में। टाइम बहुत कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। यस, जल्दी से करिए सब लोग। तृप्ति जी माइक ऑन करिए, नाम बताइए। जी मैम। रक्त, रस, रक्त, मेद, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 सप्त धातु है। इनका मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, वो याद है आपको? एनाटॉमिकली क्या बोला जाता है इन्हें? चलिए उसको भी टाइप करिए जल्दी से, जिनको याद हो। यस, धातु को तो टिश्यू बोला जाता है। इन जो हमारी 7 धातु हैं इनका मैंने बताया था आपको। यस, डॉक्टर मवापाल जी माइक ऑन करिए, बताइए। रस को बोला जाता है प्लाज्मा, रक्त को बोला जाता है हीमोग्लोबिन, मांस को बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू, मेद को बोला जाता है एडिपोज टिश्यू, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो एंड शुक्र को स्पर्म्स और इन केस ऑफ फीमेल ओवम। बहुत अच्छा, याद है ना ये चीजें सबको? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मसल्स के टाइप्स बताइए। आप लोगों को टाइप्स पढ़ाए गए होंगे ना एनाटॉमी में? टाइप करिए मसल्स के नेम। यस, 3 होती हैं, नाम बताइए। ये अभी तक 2 ही मैसेज आए हैं। आप लोगों की एनाटॉमी अभी खत्म हुआ है। सब लोगों ने एनाटॉमी की क्लास की है ना? माइक ऑन करिए, चलिए बताइए किसी को नाम पता हो तो। सोनिया शाह जी, आपको याद है? जी मैम, 3 टाइप है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा भी नाम बताया गया है क्या? हाँ, वॉलेंट्री को कहते हैं स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स, जी, और इनवॉलेंट्री को कहते हैं अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स। बहुत अच्छा। ये सब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। एनाटॉमी को आपको ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ने से पहले आपको ना जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे हमारे टिश्यू के प्रकार, टिश्यू के नाम की इनके नाम क्या क्या हैं,
मसल्स के टाइप्स, ये सारी चीजें बेसिक आपको सिस्टम इतने डीप में जाके, क्योंकि इतने डीप में हमारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट हमें ऊपर ऊपर से हमारे सिस्टम की स्टार्टिंग से कितने ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आप ज्यादा डीप में एनाटॉमी पढ़े ना पढ़े, बट इतना सब लोग पढ़ के जाइएगा अपना, ठीक है। चलिए जी आगे मैम। चलिए, उपधातु के नाम टाइप करिए जल्दी से। आप लोगों ने एनाटॉमी अभी पढ़ा है, बट आप लोग आंसर बड़ी देर में देते हो। चलिए टाइप करने से बेटर है, आप, मैं आपको नाम बोलती हूँ, आप लोग माइक ऑन करिए, जल्दी से हो जाएगा, इसमें देर लगेगी। चलिए नोरा जी आप बताइए नाम जल्दी से। मैम स्तन्य, आर्तव और कुंडराएं और शिखाएं सिराएं और वसा, त्वचा और स्नायु। ओके, ओज का स्थान कहाँ बताया गया है? हृदय में। यस। मल के टाइप, मल के प्रकार टाइप करिए, राधिका जी बताइए। राधिका जी माइक ऑन करिए, बताइए। मैम है ना, मुझे फीवर है तो बस मैं चालू करके सुन रही हूँ आपको। ओके कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। चलिए किरण। अम्बल। हाँ। हाँ जी, कौन बता रहा था? सोनल, सोनल जी आप बताइए। नहीं पता क्या? नहीं पता है तो आप माइक ऑन करिए, बोले कि नहीं पता जल्दी से। कुंज बिहारी जी जी मैम। बताइए मैम मल। पुरुष है मूत्र और स्वेद। यस, मैंने आपको इनमें पंच महाभूत बताए थे कि किस में कौन सा पंच महाभूत आता है, नाम बताइए जल्दी से। मैम पुरुष में है पृथ्वी, मूत्र में है जल और तेज, और जो स्वेद है उसमें जल है। यस। मैम श्वेत में जल है कि अग्नि है? सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान से सुना नहीं, स्वेद में जल नहीं है, अग्नि है, तेज है, ठीक है। कुंज बिहारी जी आपने गलत तो नहीं लिखा है? यस मैम। नहीं मैम, बोल दिया वो गलत? मुझे, जी मैम। ओके कोई नहीं, चलिए आगे बताइए आप लोग। मैंने आपको बताया था किस धातु का क्या मल होता है, ज्यादा तो नहीं पूछूंगी मैं, एक दो पूछूंगी स्टार्टिंग का। रस का बताइए आप लोग, रस धातु का मल क्या होता है? कफ। हाँ जी कफ। ओके, मेद धातु। श्वेद। ओके, जिनको याद है पंच पंचक में क्या क्या पांच आते हैं वो माइक ऑन करिए, जल्दी से बता दीजिए अपने मन से। मनोज पाल जी आपको याद है? यस मैम, बताता हूँ मैं। बता दीजिए। उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय आती है हाँ और जी। पंच कर्मेंद्रिय उसमें आती है, और पांच बुद्धि भी उसमें आती है, हाँ जी। और वो आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, तन्मात्राएं पांच। तन्मात्राएं पांच, हाँ जी। और उनके स्थान आते हैं, और हाँ। वो है ना, हाँ जी। हाँ द्रव्य जी। भी आते हैं।
हाँ, मनोज जी, कर्मेंद्रियां क्या बोला आपने? एक बार फिर। कर्मेंद्रियां भी है? मैंने इंद्रियां बोला था। हाँ, देखिए मैं अच्छा बताती अच्छा। हूँ आपको। 5 तो हमारी इंद्रियां आ गई हैं उसमें, 5 हमारी तन्मात्राएं आ गई हैं, 5 हमारे महाभूत आ गए हैं। उसके बाद 5 हमारे उनके द्रव्य आ गए हैं, और 5 हमारी बुद्धि आ गई। ठीक है, ये हो गए हैं 25। इन 25 तत्वों को पंच पंचक बोला गया है। मैम, महाभूत और द्रव्य अलग अलग होते हैं क्या? एक मिनट, मैंने सोच। इंद्रियों के जो द्रव्य होते हैं और पंच महाभूत, ये सेम दोनों ही का है। अलग अलग। ये एक ही, इसको एक रुक ही है जाइए। ना मैम? प्रेजेंट तब मैं देखूंगी, अभी मुझे इसमें लिखा नहीं है, मैंने वो सिर्फ नाम नाम लिखा था। एक बार उसमें फिर से देख लेंगे। मैम उसको और एक बार बता दिए, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय नहीं आएंगे क्या? चाहिए इसको आप वो जब स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तब देख लेंगे। अब इसमें ये नोटबुक में मैंने इसको नहीं लिखा है ऐसे। जल्दी से आप लोग पहले बताइए, त्रिदंडवत। त्रिदंडवत में क्या क्या आता है? शरीर, मन और आत्मा। ओके, चलिए अब स्क्रीन देखिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। जल्दी जल्दी। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस जी मैम। मैम। क्या था वो हमारा? पंच पंचक ना? पंच पंचक, जी मैम। पंचकोश, यस। नहीं नहीं, वो ठीक हो आप। 5 इंद्रियां आ जाएंगी इसमें, 5 उनके द्रव्य, यही वही पंच महाभूत जो आए हैं इसमें, 5 उनके स्थान बताए गए हैं, और 5 उनके विषय यानी तन्मात्रा, और 5 बुद्धि। ये 25 तत्व हैं। देख लीजिए एक बार आप सब लोग। ठीक है, जी मैम। चलिए बताइए, मैंने आपको बताया था सृष्टि का क्रम, उसको सुनाइए आप एक बार। पहले ब्रह्मा, और फिर हमारे पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, और अन्न से बना वीर्य, और वीर्य से हमारा शरीर, पुरुष। चलिए ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ते हैं अष्ट चक्र। चक्र के नाम बताइए आप लोग, कोई भी किसी को याद हो। कितने चक्र पढ़े हैं अभी तक आपने? 7 चक्र। कितने? 7 मैम चक्र। 7 चक्र। चलो नाम बताइए 7 चक्र। बताऊं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और फिर हमारा सहस्त्रार चक्र। 7 चक्र। अब आयुर्वेद में जो आता है वो आता है अष्ट चक्र। ठीक है, इसमें एक चक्र एक्स्ट्रा जुड़ गया है। अगर किसी को आइडिया है, कोई चक्र के बारे में कुछ जानता है तो बताइए, आप क्या समझते हैं चक्र से? चक्र मतलब हमारी जहाँ जहाँ पर एनर्जी मतलब स्टोर रहती है। एनर्जी पॉइंट। एनर्जी पॉइंट, हाँ मैम सही बोली। हम्म। चक्र का जो होता है उसको बोला जाता है, अगर उसको उसमें देखा जाए, मॉडर्न के हिसाब से बोला जाता है। पहले तो नॉर्मल, तो जब हमारे अध्यात्म के हिसाब से तो ऐसे ही बोला जाता है कि हमारी ऊर्जाओं के कुछ केंद्र होते हैं हमारे शरीर में, जिनको चक्र कहा गया है। पर्टिकुलर कुछ स्थान होते हैं। पर अगर मॉडर्न के हिसाब से बोलते हैं कि जो हमारी नर्व होती है, इन नर्व के प्लेक्सिस यानी इनके नर्व के गुंछे होते हैं, उनको चक्र बोला गया है। ठीक है, उन नर्व के गुंछ में बोला जाता है कि वहां पे हमारी, जैसे अध्यात्म बोलता है कि हमारी ऊर्जा के सेंटर होते हैं, वे भी यही बोलते हैं कि जहाँ पर हमारी नर्व जो होती है वो एक साथ जाके मिलती है, वहां पे हमारी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्थान बताया गया है। उन नर्व प्लेक्सिस को यहाँ पे चक्र बोला गया है। वो एक को उसको एक नाम और दे दिया जाता है, जंक्शन। सुना होगा आपने, जंक्शन नाम सुना है? जी मैम। अच्छा, और कहाँ किस तक कहाँ यूज करा जाता है इस वर्ड को?
मैम जो नर्व, बहुत सारी नर्व, उनको भी तो जंक्शन ही बोला जाता है। हाँ। हम्म। और रेलवे स्टेशन पर भी तो जाते हैं, वहां पर भी तो सुनते हैं जंक्शन। हाँ, वही चीज, वही वही है ये। देखा, जैसे वहां पे बताया जाता है कि जंक्शन किसको बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आके इकट्ठा होती है एक साथ। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें बोला जाता है कि जहाँ पे हमारी बहुत सारी नर्व एक साथ मिलती है, उसको जंक्शन जंक्शन बोला गया है। अब हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि हमारे अष्ट चक्र और 9 द्वार, मार्कर शायद हट गया है, एक मिनट रुक जाइए। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? जी मैम। अथर्ववेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में अष्ट चक्र, ठीक है, और 9 द्वार। अब आप लोगों को अष्ट चक्र का नाम तो 7 चक्र बताए आपने, 9 द्वार का नाम याद है किसी को? 9 द्वार का नाम बताइए। जी मैम। हाँ जी। हमारे 2 कान, और हमारे नाक के 2 नोस्ट्रिल्स, और हमारा मुंह, जी। और हमारी नाभि, और हमारा गुदा प्रदेश, मतलब। जी। नाक छूट गया, 2 नाक। हाँ, 2 नाक जी। हो गए, 9 हो गए। मुझे लग रहा है नाक 2 बार रिपीट हो गया है। मैम नाक बोल हमारे दो चुके थे मैम। मैम हमारे 2 कान, है ना, 2 बोल कान हो चुके हैं, गए, वो 2 भी बोल छेद हो चुके गए। हैं। कान दोबारा बोल से रिपीट कर रही हूँ। नाक 2 नाक कान। रिपीट हो गया सर, नाक रिपीट हो गया नाभि मैम। नहीं होता है। मैम दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा। ओके ओके। 2 कान हो गए हमारे, फिर हाँ हमारे जी। 2 नाक, मतलब 4 हो गए। हमारे आना जो आंखें हो गई, 6 हो गए। और 7 नंबर पे हमारा मुख हो गया। 8 नंबर पे हमारी नाभि हो गई। और फिर हमारा गुदा द्वार हो गए जी। 9। हाँ, आंखें भूल गए थे पहले में। आँख। मत है सब लोग? नाक नाक को एक ही पता है, फिर अपना यूरिनरी का नहीं है मैम इसमें, मूत्राशय। मैम बोला था इसमें जो, हाँ उन्होंने। वही, वो नहीं, काउंट नहीं कर, नाभि नहीं नहीं वो रहता नहीं शायद बोला। इसमें। नाभि नहीं रहता और मूत्राशय में जो गुदा और उपस्थ रहता है शायद। चलिए आगे आएगा नाम, वहां देखेंगे उसको। तो इन्होंने यहाँ पे मेनली यही बताया गया है कि चक्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शक्ति के केंद्र होते हैं। हमारी ऊर्जा जो होती है वहां पर इकट्ठा हो जाती है। कि बोला गया है कि इस नगरी में एक दीप्तिमान हृदय में स्वर्ग में कोष सहस्त्रार चक्र है, जो अनंत, अपरिमित, असीम सुख, शांति, आनंद, दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। योगाभ्यासी उपासक साधना में इन दिव्य कोषों को प्राप्त कर सकता है। ये चक्र भौतिक शरीर से संबंधित अवश्य हैं, परंतु इन चक्रों का संबंध शरीर की अंतर्दीय शक्ति केंद्रों से होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब आप इसको यहाँ देखिए, इन चक्रों के नाम। फर्स्ट चक्र आता है, नीचे से देखेंगे उल्टा, सबसे नीचे मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ये जो मानस चक्र जो एक ऐड करा गया है, इसमें 8 चक्र की बात करी गई है, मानस चक्र। इस मानस चक्र को और किस नाम से जानते हैं, पता है किसी को? इसको बिंदु चक्र भी बोला जाता है, और सहस्त्रार चक्र। ये 8 चक्र हमारे बताए गए हैं। ज्योति चक्र भी कहते हैं, आई थिंक मैम। हाँ, बिंदु चक्र, ज्योति चक्र भी बोला जाता है।
अब ये देखिए इसमें बताया गया है कि जो ये 8 इनकी, मैम ये ललाट पे होता है क्या मैम? देखो इसमें ना अगर देखा जाए, देखो इसका क्या है, अलग अलग हमारे जो नौ चक्र की बात किस ग्रंथ में है? बताइए, आपने नौ चक्र योगराज योगराज उपनिषद में। योगराज उपनिषद, और किस में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। हर टेक्स्ट के हिसाब से ना इनके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। अभी जो मस्तक पे इन्होंने बताया है, इसको ललाट भी बोला जा सकता है, इसको बिंदु भी बोलते हैं किसी में, इसमें इसको मानस चक्र बता दिया गया है। तो आपको इनका सबका डिफरेंस देख के रखना है कि किस पे क्या बोला गया है। मैम और किस में है सिद्ध सिद्धांत पद्धति और दूसरा किस में है? योगराज उपनिषद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नौ चक्रों का वर्णन किस किस, दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, योगराज उपनिषद, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और उसके साथ अलग अलग करके, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। और 8 चक्र की बात किस में करी गई है? हमारे आयुर्वेद में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या बताया गया है, अष्ट चक्रों में प्रदर्शित पंखुड़ियों के रंगों की वैज्ञानिकता, उनके रंगों के हिसाब से उनका वो बताया गया है। अब देखिए इसमें मेनली बताया क्या गया है कि जो हमारी वो होते हैं नाड़ियां जो होती है हमारी आपने देखा होगा कि हमारी जो नाड़ियां होती है उनके जो प्रभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए बताइए हमारी कौन सी नाड़ी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है? नेगेटिव है जी चंद्र ईड़ा नाड़ी तो पॉजिटिव है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी मैम। हाँ, उन्हीं को अगर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से बोलेंगे तो कौन सी होगी? सूर्य पॉजिटिव हो गया, चंद्र नेगेटिव हो गया। हाँ, तो इन्होंने इसी तरीके से बताया है कि हमारे पूरे शरीर के जो हमारा पूरा शरीर होता है, इसमें हमारा पूरा जो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को अलग अलग बोला जाता है ना, कि एक ठंडा एक गर्म। जी मैम। प्राण का प्रवाह होता है वो हमारे पूरे शरीर में इसी तरीके से होता है। हमारी जो राइट साइड है ये गर्म है, अगर हमारा बीपी लो हो जाता है तो हमें क्या बोला जाता है? सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, ये पता है सब। जी जी मैम। पूरे शरीर में जो प्राण का प्रभाव होता है वो इसी तरीके से होता है। अब ये जो मेन चक्रों का संबंध प्राण के प्रवाह के साथ क्यों बताया गया है? क्योंकि मेन जो है चक्र का संबंध प्राण के प्रवाह के साथ क्यों है? क्योंकि जो मेन चक्र की जो जागृति बताई गई है वो कैसे होती है? जब प्राण का प्रवाह हमारे सुषुम्ना नाड़ी में होता है, तो सुषुम्ना के होने से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो कुंडलिनी हमारे सब चक्रों को भेदती हुई कहाँ जाती है? सहस्त्रार में। ठीक है, ये बात तो सबने पढ़ी होगी पहले हठयोगिक टेक्स्ट में। जी मैम पढ़िए। तो ये सब चीजें इसमें यही देखिए बताएगी कि इन नाड़ियों के मूल स्थान को ही मूलाधार कहा जाता है। ये दोनों नाड़ियां चंद्र व सूर्य सुषुम्ना नाड़ी से मिलकर एक वृत्त यानी चक्र का निर्माण करते हैं जो रीढ़ की मूल में होती है। इसे ही शक्ति यानी कुंडलिनी मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये सबने चार्ट याद कर रखा होगा, अरे याद रहना चाहिए सबको, हमारे सारे चक्र के नाम और इनके बीज मंत्र क्या क्या है और इनके दल क्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूछ लिया जाएगा। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? रम। हम चाहे आपको कैसे भी याद करना है, ट्रिक के साथ याद करें या कैसे भी करें, इनको याद करके रखना है और इनके जो ये दल बताए गए। अब देखिए लास्ट में अष्टांग योग का इनके साथ संबंध बताया गया है, सिंपल ही है, मूलाधार के साथ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो इसमें ऐसे बताया गया है क्या हाँ जी मैम कि इसमें जैसे आसन का और इसका स्वादिष्टान का क्या संबंध है मैम? मणिपुर का मणिपुर का यम नियम का इसमें मूलाधार चक्र से क्या अपना आसन से अपना कुंभक लगा सकते क्या उधर यम नियम का? इसमें ऐसे बताया गया है। अब आप लोग बताइए मूलाधार चक्र जो होता है वो क्या बताया गया उसके बारे में? स्टेबिलिटी देता है। हाँ, स्टेबिलिटी देता है। और अगर आप अपने जीवन में यम नियम का इनका यम में क्या क्या आते हैं? 10 आता है, कहीं जगह पे 5 आता है। 10 नहीं, वो मैंने आपको बोला ये अहिंसा सत्य अस्त्य। तो अगर आप इनका पालन करते हैं तो क्या होता है कि आप लोग स्थिरता प्राप्त करते हैं। उससे मत जोड़िए आप इसको भी,
इसका रिलेशन मैं किस तरीके से बताना चाह रही हूँ उसको देखिए। एक ठीक मिनट, है, आप ठीक है। आसन का ओके। देखिए, नॉर्मल सी चीज है। आसन का क्या बोला जाता है? मणिपुर चक्र जो होता है हमारा, वो कहाँ पर होता है हमारा? नाभि पे। नाभि चक्र। वहां पे हमारा क्या होता है? नाभि जठराग्नि। जठराग्नि हमारा खाना जाता है। यस। तो बोला जाता है कि आसन का अगर आप अभ्यास करते हो, बहुत सारे आसन ऐसे दिए गए हैं, तो आपकी जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त हो जाती है। इस तरीके से इनका रिलेशन बताया गया है यहाँ पे। अब देखिए, हृदय से संबंधित अगर किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो प्राणायाम का अभ्यास बोला जाता है। विशुद्धि चक्र क्या होता है? विशुद्धि यानी कि हमें अपने आप को, विशुद्धि का अगर आप अभ्यास करते हैं तो क्या होते हैं? हम सांसारिक चीजों से हट जाते हैं, ये सब चीजें हमें नहीं सताती। भूख प्यास, जी अगर मैम। आप प्रत्याहार का अभ्यास करते हो तो सेम आपको उसी तरीके से बताया जाता है। इस तरीके से इनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन बताया गया है। ऐसे ओके आपको मैम, थैंक यू। ऐसे आपको इनको समझना है। अब ये पूरा एक चार्ट बना दिया गया है, इसमें आपके सारे चक्र के नाम लिखे हैं, इनके स्थान कहाँ कहाँ बताए गए हैं और इनका संबंध किस ग्रंथि से है, और कौन सा आपको रोग होता है और किस सिस्टम से इनका रिलेशन है। अब आप बिना देखे पहले बताइए मुझे, मूलाधार चक्र जो होता है हमारा, उसका संबंध कौन से सिस्टम से होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव और सिस्टम। दूसरा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होगा? बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध किस चक्र से होगा? मणिपुर। मणिपुर। चक्र। तो अगर इनको ना हमें रटने से बेटर, हमें उनके स्थान को अच्छे से ध्यान से देखना है, और जैसे हम उनके स्थान को देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें उनके सिस्टम का पता चल जाएगा और उनसे होने वाले रोग। अब आप देखिए, नॉर्मल सी बात है, मूलाधार चक्र में हमारे सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बताइए, इनसे, इन सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या रोग होते हैं? मैम समझ रहे हो ना आप लोग जैसे मैं क्या कहना चाह रही फाइल्स हो जाते हैं। हूँ? हाँ जी, ये सारे रोग जो होते हैं वो मूलाधार से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोगों को इनके स्थान अच्छे से याद करने हैं। जैसे ही आपको इनके स्थान याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इनके सिस्टम समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको पता है मणिपुर चक्र हमारा कहाँ होता है? नाभि में। और नाभि में। नाभि के क्या होता है? हमारी जठराग्नि। जठराग्नि। और जठराग्नि किस सिस्टम से संबंधित है? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। डाइजेस्टिव। ठीक है, इसमें ग्लैंड का नाम दिया गया है, आपको उन ग्लैंड्स का नाम देखना है। अच्छा, नॉर्मल सी चीजें बताइए, विशुद्धि चक्र जो आता है उसमें कौन सी ग्लैंड आएगी? थायराइड। थायराइड ग्लैंड। थायराइड। यस, क्योंकि आपको पता है हमारा विशुद्धि का स्थान कहाँ पर है? हमारे गले में। और गले में कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है? आईब्रो के पीछे, हाइपोथैलेमस के पीछे। Yes, जहाँ पर आज्ञा चक्र का आज्ञा स्थान चक्र बताया। के। इसमें ये कुछ चीजें आपको याद करने वाली है, आपको ये देखनी है। अब ये जो चीज बताई गई है ये भी हमारी नॉर्मली बताई गई है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वापस लिखा गया है इसको भी। अब ये देखिए, जो आप चीज पूछ रहे थे ना पीछे, कैसे है उनका संबंध, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया गया कि मूलाधार का संबंध जो है वो यम से है। अपने साथ सामाजिक उत्थान, श्रेष्ठ आचरण करना। ठीक है, यम का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या यम किसके पालन के लिए होता है? समाज के पालन के लिए। और नियम किसके लिए होता है? अपने लिए। अपने लिए। तो मूलाधार जो होता है वो क्या होता है? जब हम मूलाधार की साधना करते हैं, मूल हमारा बेस होता है, आधार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो हमें श्रेष्ठता, अगर हमें कोई चीज दिलाती है तो मूलाधार का अभ्यास दिलाता है। मूलाधार का फल बताइए। अच्छा, आप लोग कोई भी टेक्स्ट के अनुसार क्या बताया गया है? मूलबंध का। मल मूत्र कम हो जाते हैं। और बताइए। जठराग्नि प्रदीप्त होती है उससे। हाँ जी, कुंडलिनी का जागरण भी बताया गया है कि किसी में? हाँ मैम। जीवन। जी तो जी। आप लोग ये इसको ऐसे याद रखिएगा, कुंडलिनी का जागरण होता है। ये सब चीजें क्या है? हमें
हमें अपने अपने आप से उठा देने वाली चीजें हैं। स्वादिष्ठान चक्र का संबंध हमारे नियम के साथ बताया गया है, यानी कि जीवनी शक्ति में वृद्धि करता है, हमारी आंतरिक शुद्धि करता है। मणिपुरी वही है, आसन का संबंध है, शारीरिक स्वास्थ्य देगा। जैसे हमारे आसन का अभ्यास करेंगे उतना अच्छा खाना हमारा डाइजेस्ट होगा और हमें उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। प्राणायाम का हमारे अनाहत के साथ है, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतनी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर उत्साह शक्ति इन सब की वृद्धि होगी। विशुद्धि का बताया गया प्रत्याहार के साथ काम आदि विकारों का समन करता है। आज्ञा चक्र होता है हमारा धारणा, यानी हमारे मन को शांत करता है, समाधि की अनुभूति होती है। मानस चक्र यानी कि ध्यान, संप्रज्ञात समाधि इसके अंतर्गत आती है। मन पूर्णतः शांत हो जाता है हमारा। और सहस्त्रान यानी कि समाधि की अवस्था, असंप्रज्ञात समाधि, परमानंद की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आप लोग, इसमें द्रव्य की बात करी गई है। आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य बताए गए हैं। द्रव्य किनको कहा जाता है? जिन पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं, जिनको ग्रहण करा जाता है, उनको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को और किस नाम से जाना जाता है? औषधि। ठीक है, ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, द्रव्य को औषधि भी कहा जाता है। अब ये देखिए, इसमें द्रव्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, पार्थिव द्रव्य, जागम द्रव्य और उद्भेदित द्रव्य। पार्थिव का मतलब तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा। पार्थिव का मतलब होता है कि वे चीजें जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। पृथ्वी से हमें क्या क्या मिलता है? बताइए। अन्न मिलता है, फल फ्रूट मिलते हैं, हाँ जी, और औषधियां भी यहीं पे उगती हैं। हाँ जी। तो हमें जितने भी पदार्थ पृथ्वी से प्राप्त होते हैं वे सभी सारे द्रव्य पार्थिव द्रव्य कहा जाता है। अब ये बताइए, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब चीजें भी हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है ना? जी मैम। यस मैम। अच्छा बताइए, लोहा, तांबा, अगर आप ये सब चीजें इनकी भी तो जरूरत होती है हमारे शरीर में। इन सब चीजों को हम कैसे पूरा करते हैं? खाते हैं हम लोहे को डायरेक्ट? नहीं मैम, हमारे जो सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, उनके थ्रू जाते हैं। मिनरल्स जाते हैं इनका। ठीक है। अब देखिए, जागम द्रव्य, जागम का मतलब क्या होता है? पशु जगत, जो हमें पशुओं से प्राप्त होता है। बताइए, पशुओं से क्या क्या प्राप्त होती है? दूध। दूध। दूध से मिलता है हमें। हाँ जी, पशुओं का स्किन अपन यूज करते हैं, और उसका केश, सब चीजें यूज होती है पशुओं की, तो मेनली उनका कुछ भी ऐसा नाखून, हाँ, वेस्ट नहीं हाथी जाता। का दांत, हाँ, हाथी का दांत भी तो अपन ये यूज करते सारे जो द्रव्य होते हैं, ये सब द्रव्य हमारे जागम द्रव्य कहलाते हैं। अब लास्ट आता है आपका औद्भेदित द्रव्य। ये द्रव्य वो द्रव्य हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, फल फूल, कंद, शाखाएं, ये सब हमारी क्या है? ये हमें पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है। जी मैम। 3 तरह के द्रव्य पार्थिव जागरण द्रव्यों को 5 भागों में बांटा गया है। अब इनका संबंध एक तरीके से बताया गया है हमारे पंच महाभूतों के साथ। अब पार्थिव द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य का मतलब वही है कि इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होगी। आप यानी जलीय द्रव्य, यानी जल तत्व की प्रधानता होगी। वायव्य द्रव्य, वायु तत्व की प्रधानता। तेजस द्रव्य, अग्नि, अग्नि तत्व की प्रधानता। आकाशीय द्रव्य यानी कि आकाश तत्व की प्रधानता। इसमें इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे रस से रिलेटेड। रसों से बहुत बार पूछा गया, अभी भी शायद इससे पिछली बार का है, इसमें पूछा गया था कि आयुर्वेद के अनुसार कितने प्रकार के रस बताए गए हैं? कितने प्रकार के बताए गए हैं? 6 प्रकार के रस। 6 प्रकार के। जी, आपके सामने लिखे हैं, मधु, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। आपको एक तो ये सीक्वेंस में याद करने हैं इसी तरीके से, क्योंकि आगे इनका बढ़ना घटना किस दोष को कम करता है, बढ़ाता है, वो सभी अगर आपको सीक्वेंस में याद रहेगी ना, तो आपको सारी चीजें एक बार में अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, आपको इनको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में याद रखना है।
मधुर मतलब मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु चटपटा, तिक्त यानी कड़वा, कसाई यानी कसीला। कसीला किसका, अच्छा बताइए, कसीला जो होता है वो किस को खाए, किसका टेस्ट होता है कसीला? आंवला। हाँ, आंवला। आमला कैसा रहता है ना, वैसा हाँ, कषाय बोलते हैं आंवले उसको। के टेस्ट को ही कसेला बोला जाता है, ठीक है। मैम करेला नहीं होता क्या? नहीं नहीं, करेले कटु होता है। आंवला तिक्त होता है। तीक्ष्ण होता है। कटु में आता है, तिक्त में आता है? कटु में आना चाहिए। तिक्त कटु में तिक्त आता में। है। मुझे आइडिया नहीं है इसका। कसीले का पता है कि जो ऐसे होते हैं ना, जो तत्व हमारे, जैसे हम उसको खाते हैं, हमारी जो मुंह को एकदम अजीब सा कर देते हैं। आंवले को खाते हैं ना, तो जीभ का टेस्ट एकदम पूरे अंदर से मुंह को अजीब सा हो जाता है उससे, तो उनका कसेला होता है टेस्ट। अब इसमें लिखा है कि जो हमारी मधु होता है, मधुरस जो होता है वो हमें सबसे ज्यादा बल देता है, और उस सीक्वेंस में चलेगा, वो उससे कम, वो उससे कम। अब लास्ट में आता है हमारा कसाई। कसाई जो होता है हमें सबसे कम बल देता है, यानी कि मधुर रस जो होता है वो सबसे अधिक बल देता है, कसाई रस जो होता है वो हमें सबसे कम बल देता है। ठीक है, ये दो बात है, इनको आप ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए, इन रसों का संबंध हमारे पंच महाभूत के साथ बताया गया है। ये पंच महाभूतों का संबंध हर किसी के साथ बताया गया है, आप इनको अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं। इसका भी संबंध पंच महाभूत के साथ, इसका संबंध पंच महाभूत के साथ। अब यहाँ पे देखिए, मधु रस जो होता है उसमें दो तत्व बताए गए हमारे, सॉरी, दो महाभूत बताए गए हैं, पृथ्वी एंड जल। अम्ल में होता है हमारे पृथ्वी एंड अग्नि, और लवण में होता है हमारा जल एंड अग्नि, कटु में होता है हमारे वात और अग्नि, तिक्त में होता है वात और आकाश, कसाई में होता है वात और पृथ्वी। अब आप लोग ना इनको मैम एक बार दोबारा से हाँ, देखिए, मैं क्या बोल रही थी, आप इनको ना छोटे छोटे कुछ ट्रिक्स ऐसी बना लीजिए अपनी अपनी, जिनसे आपको ये याद हो जाए। मधुरस जो होता है उसमें हमारे दो तत्व होते हैं, पृथ्वी और जल। ठीक है। अम्ल जो होता है, अब देखिए अम्ल है तो इसमें मतलब इसमें अग्नि तत्व आएगा ही। तो आप लोगों को ना कुछ ऐसी छोटी सी ट्रिक अपनी अपनी बना लेनी है, जिससे आपको ये याद होए। अम्ल में आता है पृथ्वी और अग्नि, लवण में आता है जल। अब लवण में आपको जल कैसे याद रहेगा? लवण को कैसे, जल का वो कैसा बताएगा, ज्यादातर जो होता है खारा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। अग्नि, कटु में आता है वात और अग्नि, और तिक्त में आता है वात और आकाश, कसाई में आता है हमारा वात और पृथ्वी। ठीक है, आगे रुकिए, इनकी नहीं है, इनके लिए बताया नहीं गया है। ठीक है, आप लोग इनको ना देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई अपनी ऐसी बना लीजिएगा, उसके हिसाब से याद होंगी, ये ऐसे याद होने वाली नहीं है। अब इसमें बताया गया रस जो होते हैं, ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, ये आप अच्छे से सुने, ध्यान से सुनेगा। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। अब इन रसों का संबंध जो है हमारे दोषों के साथ बताया गया है। सॉरी। अब ये जो रस बताए गए हैं, पहले तो इनको पूरे लाइन से आप एक बार देख लेंगे, मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। अब इनमें से जो पहले हैं, मार्कर फिर से गायब हुआ है, कोई नहीं, चलिए मैं ऐसे बताती हूँ। अब जो पहले हमारे तीन होते हैं, मधु, अम्ल, लवण, ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये तीनों रस हमारे कफ की वृद्धि करते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट है, ये वात दोष को कम करेंगे। ये बात समझ में आई? अभी आप इतना ही समझिए इसको। रुकिए।
ये देखिए जो हमारे 6 रस हमें बताए गए हैं, इन 6 रस में से जो पहले 3 होते हैं, ये तीनों रस जो होते हैं ये कफ को बढ़ाते हैं, कफ की वृद्धि करेंगे, और इसके अपोजिट वात दोष को ये कम कर देंगे तीनों। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब सेकंड देखिए, अब ये जो नीचे के 3 बचे हैं ये इसके अपोजिट हैं। ये तीनों जो हैं ये वात को कम करेंगे और कफ को बढ़ा देंगे। ये 2 बात याद हुई आपको? यस मैम। इसको आप ना अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा ना, क्योंकि इनमें बार बार यही पूछा जाता है कि वात वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति को किस तरह का रस नहीं लेना चाहिए, या इनमें से कौन सा रस लेना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अपने जो मैं बता रही हूँ आपको जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसको सेट कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा ये कि पहले 3 जो होते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं, और बाद के 3 जो होते हैं वो वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाते हैं। ये 2 चीज हो गई। अब देखिए पित्त का आता है। पित्त में क्या होता है? अम्ल, अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों जो होते हैं ये पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। और नीचे की 2 तिक्त और कसाय एंड मधु, ये पित्त को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार समझा दीजिए पित्त का। पित्त का देखिए फिर से आप। पित्त में अगर आप नॉर्मल सोचो, पित्त को जो पित्त होता है हमारा, मधुरस जो होता है वो तो कम करेगा ही करेगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो हमें याद रहेगी। ठीक, बाकी का अम्ल, लवण और कटु ये पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, और तिक्त और कसाई ये दोनों जो होते हैं ये पित्त को कम करने वाले होते हैं। अम्ल, लवण और कटु जो होते हैं हमारे तीनों रस पित्त को बढ़ाते हैं। अब इसमें 3-3 का पेयर्स में है ये। ठीक है, ये समझ में आया आपको यहाँ तक? इस चार्ट को आपको ना अच्छे से याद करना है, और ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। मैम इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे ज्यादा। हाँ, इसी से आते हैं, इसलिए मैं आपको इतना टाइम लगा रही हूँ। अब आप ना इसको यहाँ देखिए। ठीक है, ये देखिए बताया गया है आपको। अब आप मुझे बताइए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन पे कौन सा रस का क्या रस लिखा था? मधुर, अमल और लवण। यस, आपको इसी तरीके से याद रखना, यानी पहला 1, 2, 3 जो होते हैं ये हमारे कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, और किसको कम करेंगे? पित्त को वात कम को, करेंगे। वात को कम करेंगे। को कम करें। अब देखिए पित्त को बढ़ा, सॉरी पहले हम एक एक को ले लेते हैं। कफ को बढ़ाएगा कौन? 1, 2, 3। कफ को कम कौन करेगा? 3, 4, 5, 6। ठीक, कफ हमारा समझ में आ गया। 1, 2, 3 कफ को बढ़ाते हैं, 4, 5, 6 कफ को कम कर देता है। यहाँ तक समझ में आया? फिर आ जाता है पित्त। पित्त का नंबर, पित्त में क्या आएगा हमारा? 2, 3, 4 पित्त को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और 1, 5 को क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक, वात का नंबर आ जाता है। वात तो एकदम कफ का उल्टा है। 4, 5, 6 जो होता है हमारी वात को बढ़ाता है, और 1, 2, 3 जो होता है हमारे वात को कम करता है। ये इसका उल्टा है। बस आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देने वाली बात है तो वो पित्त की है। अब पित्त में भी आपको एक तो याद रहेगा ही रहेगा कि मधुरस जो होता है वो पित्त को नहीं बढ़ाता। ठीक, मधु को आप छोड़ देंगे, ऊपर के नीचे के 3 गिन लेंगे, 1 छूटा, 2, 3, 4, ये इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है आयुर्वेद में। बाकी का आपने इतना जितना भी पढ़ा है उससे बहुत रेयर केस इस बार पूछ ले जाए, अलग बात है। बाकी का ये मेन है हमारे रस का, हमारे आगे गुण बताए जाएंगे गुणों का, और हमारे पंच महाभूतों का, हमारे उनकी दोषों का, इन सब के संबंध पूछे जाते हैं ज्यादा, और उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसलिए मैंने आपको चक्रों के बारे में, इन सब के बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाया। ये जो बताया गया है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप देखिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो इसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप देखिए इसको, यहाँ पर बताया गया है कौन सा रस हमारी धातु को बढ़ाता है और कौन सा रस हमारी धातु को कम करता है।
मधु, अम्ल और लवण जो होते हैं हमारे धातु में क्या करते हैं? वृद्धि करने वाले होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। कटु तिक्त कसाय जो होते हैं हमारी धातुओं का क्षय करते हैं। तिक्त रस मेज मेज मज्जा और रसिका का क्षय करते हैं। ये अलग से बताया गया है तिक्त रस के बारे में। ठीक है, ये भी इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। जी मैम। और अम्ल के बारे में बताया गया है कि अम्ल शुक्र धातु का जो क्षय करने वाला होता है वो अम्ल रस होता है। अब इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वही चीज है। वो तो ये कुछ धातु अलग से बताई गई हैं, बाकी मेन अगर आपको कॉमन याद रखना है तो वही है। 1 2 3 जो होता है हमारे धातुओं को वृद्धि करता है, 4 5 6 जो होता है वो हमारी वृद्धि धातुओं का क्षय करता है। ये कॉमन सा फैक्टर है। बाकी इनमें 1 2 धातु बताई गई है, वो आप याद कर लीजिएगा। अब हमारे क्या आता है? रस और मल का संबंध। मधु, अम्ल और लवण, ये तीनों क्या होते हैं हमारे? ये तीनों तत्व जो सॉरी तीनों रस जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? हमारे विकारों, कब्जादी विकारों में विशेष लाभकारी होते हैं, मल के विसर्जन में सहायक होते हैं। ठीक। कटु तिक्त कसाय, ये क्या होते हैं? मल पदार्थों को धारण करने में सहायक होते हैं, अतिसार आदि रोगों के शमन में उपयोगी होते हैं। कसाई रस विशेष रूप से, अच्छा कसाई रस जो होता है वो विशेष रूप से रोगों का शमन करने में उपयोगी होता है। मैम अतिसार रोग क्या होता है? अतिसार पता है किसी को? मुझे इसका नाम नहीं पता। मोशन तो ऐसे ना होता शायद हमारे लूज मोशन को बोलते हैं। लूज मोशन होता है। मोशन होता है। ओके, थैंक यू। आगे बताया गया है आपको। टाइम हो गया कि नहीं हुआ? ये भी तो है हमारे पास। रसों के विभाग। अभी देखिए, इसको तो आप अगर नॉर्मल सा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 2 बताए गए हैं आयुर्वेद के हिसाब से, विदही और अविदही। विदही का मतलब क्या होता है? जो जलन जलन पैदा करने वाले होते हैं। और अविदही कौन से होते हैं? जो जलन पैदा नहीं करते हैं। तो अब देखिए आप, विदही रस कौन से हो जाएंगे आप बताइए? आगे तो यहाँ देखिए, विदही रस जो होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? अब हमारा नॉर्मल सी बात है भाई, हमारा मधुर रस जो होता है पहला, वो क्या जलन पैदा करने वाला होता है? नहीं। नो मैम। इसमें सिर्फ क्या दिया गया है? पित्त रस के बारे में बताया गया है। हमारे अम्ल, लवण और कटु, यही 3 रस थे ना जो हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। मधु, तिक्त और कसाय जो थे जी ये मैम। को कम करने वाले हैं। तो विदही या विदही को आप लोग पित्त के साथ जोड़ दीजिएगा। जो पित्त को कम करते हैं वो क्या है? विदही। सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ सर। जो पित्त को बढ़ाते हैं वो उनको विदही कहा गया है, जो पित्त को कम करते हैं उनको अविदही कहा गया है। ठीक है, आगे चले। जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस एक एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अब इसमें रसों की पहचान बताई गई है। अब हमने पहले इन सब चीजों को पढ़ भी लिया है कि अगर मधुर रस आप ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है? क्या बढ़ता है हमारे शरीर में? कफ, कफ शुगर। बढ़- यस। और मधुर रस जो है वो कैसा है? जो हमारे कफ को तो बढ़ाता है, बाकी पित्त को भी वो कम करता है, यानी कि समानता रखेगा। तो हमें क्या होगा? प्रसन्नता मिलती है। हमारे शरीर को पोषण देने वाला होता है, मीठा होता है। जैसे केला, कटहल आदि, ये सारे टेस्ट कैसे होते हैं? हमारे मधुर रस वाले होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में ऐसे ही बताया गया है। क्या हो रहा है आज? इसको मार्कर को फिर से गायब हो जाता है। अम्ल रस के बारे में बताया गया, जिस रस के सेवन करने से मुख से स्राव होता है, जो रोमांचक तथा दंत हर्ष करता है और आंखों एवं भों के संकुचित करता है, जैसे इमली, नींबू, दही आदि। ये तो पता ही होगा सभी को, अम्ल रस कौन सा होता है? जी मैम। कैसा होता है?
खट्टे। खट्टा होता है मैम, उसको खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाम सुनते ही पानी आता है। अच्छा, और कटु कैसा होता है? मुंह बन जाता है जिसको सुन के। खट्टू तो मैम चटपटा होता है ना, जैसे हाँ, ठीक है। तीखा रहता है ना मैम, तीखा लगता है। तिक्त कैसा होता है? तिक्त कड़वा। कड़वा। कड़वा नीम, होता है, कड़वा। केला, गोया आदि जो स्वाद होते हैं तिक्त के होते हैं। कसाय कैसा होता है? हम पहले भी बता चुके हैं। कसाय मतलब ये हरड़, लेकर आंवले का, इन सब का जो टेस्ट होता है वो कसाय होता है। अब ये जो आया है द्रव्य में पाए जाने वाले गुण, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गुण का और हमारे रसों का, इन सबको दोनों का एक साथ मिला के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, देख कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि वात दोष के व्यक्ति को कौन से रस लेना चाहिए और कौन से गुण का आहार लेना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये गुण और रस और जो दोष है, इन सब के रिलेशन जो है उनको अच्छे से पढ़ना है। अब ये देखिए, जो 20 प्रकार के गुण बताए गए हैं, गुण द्रव्यों के जो गुण है 20 प्रकार के 20 बताए गए हैं। बट ये कैसे होते हैं? जोड़े में है। मतलब एक गुरु है तो एक क्या है? लघु है। एक मंद है तो तिक्त है। स्निग्ध है तो रुक्ष है। शीत है तो उष्ण है। ये क्या लिखा है? सिलेक्शन यानी खर। अच्छा, चिकना मतलब। और रफ है। ठोस है तो द्रव्य है। ये मृदु है तो ये कठिन है। ये सूक्ष्म है तो ये स्थूल है। ये स्थिर है तो ये चल है। ये विषाद है तो ये पिच्छिल है। इस तरीके से ये 10 हैं। आपको याद कैसे करना है? 10 है। 10 जो है जोड़े में, 10 जोड़े में दिए गए हैं आपको। आगे इनके बारे में बताया गया होगा एक एक। इनके बारे में आपको आगे जो मैं वैसे बता रही थी ना आपको, उसी उन्हीं के साथ इनका रिलेशन करके इसमें लिखा नहीं है। तो फिर से देखती हूँ कभी लिखा हुआ। हाँ, अब देखिए लिखा है, जो पदार्थ देर से पचते हैं वे गुरु, और जो शीघ्र पच जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? लघु कहलाते हैं। और ये जो हमारे गुण बताए गए हैं, ये किस आधार पर बताए गए? हमारे पंच महाभूतों के आधार पर बताए गए। बताइए, गुरु जो गुण है वो किस महाभूत का होता है? पृथ्वी। पृथ्वी। महाभूत का होता है। और किसका होता है? वायु। गुरु खाली? पृथ्वी और जल। यस, जल का। पृथ्वी और जल। पृथ्वी और आकाश का बताया गया है इसमें। ये हमने पढ़े। आपको इन गुणों के नाम याद करने हैं। इनका संबंध इसमें लिखा नहीं है। मैं आगे देखती हूँ होगा तो। इसमें आएगा उनका भी आगे ना, अभी है वो आगे। अब ये जो चार्ट दिया गया है, इसको आपको इसका भी पूछा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना बीच में पढ़ाते पढ़ाते, कि किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, किस ऋतु में किस दोष का शमन होता है, किसमें उसका संचय होता है। तो ये इस चार्ट में हम लोग देखेंगे। ज्यादा तो नहीं हुआ है ना जितना अब तक पढ़ाया गया? बता नो दीजिए। मैम, करा पढ़ाइए आप। दीजिए ना। अब आप लोग ने इस चार्ट को देखिए। ये हमारे जो महीनों के नाम दिए, ऋतु ऋतु दी गई है। ये ऋतु तो हमने पढ़ी है ना पहले भी। किस में पढ़ी है बताइए? किस ग्रंथ में आपने इनको पढ़ा? गेरंड संहिता। घेरन सही था। घेरान संहिता में। धीरन संहिता में हमें ऋतु भी पढ़ाई गई है, और ये हमारे मंथ के जो नाम है ये भी पढ़ाए गए हैं। अब इनका अंग्रेजी महीनों के साथ आप संबंध देख लीजिएगा। अब हमें मेन क्या पढ़ना है इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारा मेन आता है कफ दोष। अब हम इसको मार्कर चला गया, ऐसे देखिए आप लोग इसको।
अब हमारा जो कफ दोष है, जो ये कफ दोष है, जो हमारी शिशिर ऋतु होती है, शिशिर ऋतु में जो होता है कफ दोष का संचय होता है, और कफ दोष का प्रकोप जो होता है वो बसंत में होता है, और कफ दोष का समन जो होता है वो हमारा ग्रीष्म ऋतु में होता है। संचय, प्रकोप और समन, इन तीनों शब्दों को आप समझ रहे हैं, ये बताना है। मैम कल कर देना, नहीं तो भूल जाएंगे सर आज। भूल जाएंगे? मैंने इसलिए पूछा था, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। यस मैम, कल कर दीजिएगा। ओके ठीक है, इसको मैं देखूं आगे कितना बचा है। ये देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना, ये आपको मैं ये बताना चाह रही थी, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से वात वाले को कौन सा गुण का आहार नहीं लेना चाहिए, ये चीज पूछी जाती है। वही इसमें आगे लिखा है, उसको कल देखेंगे हम लोग। और उसको, इन सबको ना आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये चीजें मेन है इसमें। इन सब के अगर आपको ये रिलेशन याद रहेंगे ना वहां पे, तो वही मेन होता है। बस इस तरीके से याद कर लेना है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, तो आप सोचने बैठ जाओ कि कैसे कैसे था, ऐसे नहीं, उसको एकदम ट्रिक्स के साथ याद करिएगा। तो अभी आपका बचा है इसमें कम से कम 40 कुछ बचे हैं पेपर, हो जाएगा चलो 2 दिन में। पर अभी जो मैंने आपको बताया ना, इससे पिछला रस का, इन सब के ना, ये जो किसमें आप कल पूछूंगी आपको, कौन सा रस किस प्रकृति वाले को, किस दोष वाले को नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, क्या बढ़ाएगा घटाएगा, आप लोग ना इसको याद करके आइएगा बिल्कुल अच्छे से। और ये जो गुण दिए मैं बताए मैंने आपको 10, इन 10 गुणों को आप याद करके आइएगा। कल इन 10 गुणों का जो संबंध है हम लोग दोष के साथ देखेंगे कि कौन से गुण का आहार लेने से कौन सा दोष बढ़ता है, कौन से गुण का आहार लेने से कौन सा दोष कम होता है। आप इनको 10 के 10 जो है नाम याद करके आइएगा, ठीक है। मैम ये भेज दीजिएगा आप ग्रुप में। ये पीडीएफ आपको दे रखा है ऑलरेडी, पहले से दिया हुआ है, नहीं मिला आपको? ओके मैम, देखना पड़ेगा मैम, मेरे पास नहीं है। हम ये अगर नहीं होगा तो आप लोग मांग लीजिएगा, वैसे ही सेंड कर दिया गया है। ग्रुप में है, ग्रुप में है। ओपन करके देखी नहीं मैम। आप लोगों से यही है मेरा कहना कि आप लोग ये सारी चीजें ना याद करके रखिए। ज्यादा आप लोगों को जो चीज लगे ना कि नहीं हो रहा है, उसको इतना मत करिए, पर जो मेन चीज है उसको जरूर अच्छे से याद करिए। मैम कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली आयुर्वेद से? आयुर्वेद से देखो इतना ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी तरीके से पूछे गए हैं। हमारे जो ये दोष बताए गए हैं, दोषों से संबंधित, और हमारे जो रस बताए गए हैं, अब तक मैंने जितना भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, देखा है, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कभी पूछ लिया गया है जी मैम, देखा है। कितने रस हैं, या फिर पूछ लिया गया है कि धातुएं बताई गई हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से जो मेन है वो पूछा जाता है। हाँ मैम, जनरली मिलान करने के लिए देते हैं ना, किस 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 माने गुण को किसके साथ कौन पथ्य है, कौन आसक्ति है, ऐसे ही क्वेश्चन आता यही पूछा जाता है। अभी मुझे याद है, इससे पिछली बार कई पेपर था शायद, उसमें पूछा गया था कि जल महाभूत में, सॉरी कफ में, कफ दोष में किस महाभूत की प्रधानता होती है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते, बट जो मोट ऊपर ऊपर से है वो लोग आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे मैं आपको ऋतुओं के साथ बताऊंगी कल। अग्नियां हो चुकी है, ओके मैम। कम ही बचा है, ज्यादा नहीं है, उसको कल देखेंगे। चलिए, अब तक जो मैंने पढ़ा है ना, इसको आप अच्छे से याद करके आइएगा। कल जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो जल्द फटफट आंसर आने चाहिए सब, ठीक है। ओके मैम। कमर गर्दन सीधी करेंगे सब लोग, आंखें बंद करेंगे, मन शांत करेंगे, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको मन ही मन दोहराएंगे, और वो जो हमने आज ज्ञान लिया है वो हमारे अंदर स्थिर हो जाए, ऐसी भावना करते हुए शांति पाठ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव, यद भद्रं तन्मे आशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को हमारा प्रणाम।